हो गया मालिक। सो गुड गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की। तो मालिक, कल शुरुआत मैंने की थी, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, ऑफर। ऑफर का डेफिनेशन बताइए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something, either of it, जो भी है, okay, and for with a view to obtain an ascent, that act or abstinence is called offer, offer और proposal। जो ऑफर देता है उसको नाम क्या देते हैं अपन? प्रोमिसर। जो ऑफर एक्सेप्ट किया नहीं अभी तक, जिसको ऑफर गया है, उसको हम बोलते हैं ऑफरी। एक बार वो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर और प्रोमिसी। एक्सेप्टर और प्रोमिसी। एम आई क्लियर मालिक? ठीक है, ओके। कितने प्रकार के ऑफर होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑफर और टाइप्स ऑफ ऑफर आर देयर? 5। कौन से? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, कौन सा? काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। पांचों पॉइंट एवरीडे क्लियर? ओके। दो केस नाम मैंने आपको कल समझाया था, जनरल ऑफर के लिए और स्पेसिफिक ऑफर के लिए। दो केस के नाम क्या थे? एक था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। पढ़ा क्या मालिक? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, यानी एक स्मोक बॉल था, एडवर्टाइज किया गया था और आपको वैसे लेना था, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होएगा। लेकिन बाद में इन्फ्लुएंजा हो गया तो केस हुआ और केस में वो हार गया। ओके, उसने डिबेट क्या किया था? कार्बोलिक स्मोक बॉल डिबेट क्या कर रहे थे कि ये ऑफर उनको दिया ही नहीं था, वो ऑफर उनको दिया ही नहीं था। लेकिन फिर जज साहब ने क्या बोला? ये ऑफर क्या, कौन सा ऑफर था? जनरल। तो जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको समझना जरूरी है। सर इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है? जो स्पेसिफिक ऑफर है वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया है। तो अब स्पेसिफिक ऑफर में एक पर्सन मत पकड़ना। इट कैन हैपन दैट मल्टीपल पीपल में बी देयर, बट आई एम गिविंग ए स्पेसिफिक ऑफर ओनली। आई एम गिविंग ए स्पेसिफिक ऑफर ओनली। सीए स्टूडेंट्स कैन परचेज माय जीप रैंगलर। अब मेरे को बताओ ये कौन सा ऑफर है? स्पेसिफिक। यानी खाली मैं फिल्टर कर रहा हूं। तो जब कभी फिल्टर हो गया तो फिल्टर होने के बाद कंटेंट आ जाता है। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद था। और एक नाम दिया था अगर आपको याद है तो, ओके, कौन सा केस था? केस लॉ, जो स्पेसिफिक ऑफर के लिए था। बोल्टन वर्सेस जॉन्स। केस पढ़ा क्या? आगे मैंने पढ़ने बोला था, पढ़ा क्या? समझा क्या केस? यानी भाई साहब वो जो ट्रेड हुआ था, इफ रिमेंबर, कल अपन डिस्कस कर रहे थे ओम के साथ में और ऋषि के साथ में। ओके, अगर आपको याद होगा तो ट्रेड करते वक्त, ओके, उसने ये एजेंडा रखा। उसने जब ऑफर दिया था तो उसने क्लियर दिया था कि ऑफर के मैंने ऑफर दिया था एक पर्सन को, दूसरे ने क्यों किया? तो ऑफर ये कौन सा ऑफर होता है? स्पेसिफिक। जब अपन स्पेसिफिक को देते हैं। आत्मा क्लियर? दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एजेंडा कम्स इनटू पिक्चर। अब ये जैसे ही कहानी खत्म होती है तो पहला पॉइंट आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। पहला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? काइंड्स ऑफ ऑफर। पहला था काइंड्स ऑफ ऑफर। ओके, बढ़िया। अब काइंड ऑफ ऑफर या टाइप्स ऑफ ऑफर अपन ने डिस्कस किए। ओके, जिसके अंदर 5 ऑफर थे। पहला था जनरल ऑफर, स्पेशल और स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग ऑफर। सबके अपने एग्जांपल, बहुत एडिशनल, कुछ ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बहुत आराम से था। अब मैं जो जा रहा हूं, शांति से समझना, आपका अगला पड़ाव जो जा रहा है वो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑफर और वैलिड ऑफर। मैं आगे जो आपको 6-7 एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ये पॉइंट आप समझना। ये 7 पॉइंट अगर रहे तो आपका जो ऑफर दिया गया है वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। अगर ये पॉइंट कोई मिसिंग है तो इसके बाद ये ऑफर नहीं माना जाएगा, वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं वैलिड ऑफर है या नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ता? अगर आपका वैलिड ऑफर है, ओके, तो फिर हम ब्रीच के लिए काम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं वैलिड ऑफर था ही तो ही ब्रीच हो सकता है। वैलिड ऑफर नहीं रहेगा तो ब्रीच होने की संभावना नहीं होगी। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? वैलिड। देखो आप समझो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, मैंने बाद में मना किया, ब्रीच हुआ? मैं बोलूंगा मैंने तुम्हें ऑफर ही नहीं दिया था। अब तुम जज साहब के पास जाओगे, जज साहब बोलेगा ठीक है, वो क्या देखेंगे? ऑफर वैलिड ऑफर था या नहीं था। मैं बोलूंगा जज साहब वैलिड ऑफर नहीं था, तो जज साहब बोलेंगे मुझे ग्राउंड बता। 7 ग्राउंड अपने जो डिस्कशन किया वो ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड रहा तो वैलिड ऑफर नहीं रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं इसमें ज्यादा टेंशन वाला पॉइंट नहीं है। ये एक नॉलेज, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये चीजें आपने पहले वाले पोर्शन में सेक्शन 10 में समझी है मालिका। सेक्शन 10 की ऑलमोस्ट समानता ही मिलेगी अपने को। तो सबसे पहले इसीलिए इसमें ज्यादा कोई हेडेक करने का नहीं, टेंशन नहीं लेना। ओके, मेरे को बताओ क्या ऑफर, ओके, क्या ऑफर सोशल ऑफर भी हो सकता है क्या? सोशल ऑफर, व्हाट इज द सोशल ऑफर? अगर याद है, हस्बैंड एंड वाइफ, पापा ने तुझे बोला तू सीए पास हो जा, ओके, मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा। ऑफर दिया था तो सीए पास हुआ, बाइक नहीं मिली, केस किया पापा पे। ओके, केस नहीं कर सकता ऐसा नहीं, केस किया पर सक्सेसफुल होगा क्या?
क्योंकि पापा ने जो ऑफर दिया था वो कौन सा ऑफर था? सोशल ऑफर था, लीगल ऑफर नहीं था। तो वैलिड ऑफर के लिए पहला पॉइंट, क्या ऑफर कैसा होना चाहिए? लीगल ऑफर। समझ में आया? उसको इसका मेन एजेंडा होना चाहिए, इट शुड बाइंड, ओके, इट शुड क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन यू एंड मी, देन ओनली इट विल बी ए वैलिड ऑफर। यानी इमेजिन करो, ओके, जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था कि पापा ने ऑफर दिया, तूने एक्सेप्ट कर लिया, तूने काम कर लिया, तू सीए पास हो गया, पापा वही बाइक नहीं दिला रहे, तू कोर्ट में गया, पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला मैंने ऑफर ही नहीं दिया था। तू बोला क्या मजाक कर रहे, चोमू बना दिया मेरे को। पापा बोले बनाने की जरूरत है क्या? ओके, पापा तो यही बोलेंगे अपने लिए। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट आएगा। अब तू इमेजिन कर, इस केस के बाद क्या किस्सा होएगा? इस केस के बाद तू कोर्ट में जब गया तो क्वेश्चन ये आएगा, मतलब डिबेट ये होगा, तू बोलेगा मैंने तो किया सीए की पढ़ाई, मैंने सिर्फ बाइक के लिए की, नहीं तो मेरे को एजेंडा नहीं था सीए पढ़ने का। पापा बोले गया तेरे, तेरा पॉइंट है, तेरा लाइफ सेट हो रहा है। ओके, तू बोलेगा ऑफर ऑफर। पापा बोलेंगे मैंने लीगल रिलेशन क्रिएट कर, लीगल जो भी मैंने तेरे को बोला था, क्या वो पेपर में लिख के दिया? नहीं। क्या मेरा इंटेंशन था इसको कहीं पर रजिस्टर करना? नहीं। बात खत्म। कहां से वैलिड ऑफर है? और अब जज साहब के लिए प्रॉब्लम क्या हुआ? ये वैलिड ऑफर है ही नहीं। तो वैलिड ऑफर ही नहीं था, तो ब्रीच कहां से होगा? तो एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ब्रीच का सवाल ही नहीं होता। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर मालिक। तो पहला पॉइंट मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये सब चीजें ना आप जो है वापस रिपीट कर रहे हो, पर अपने को इसके आंसर के हिसाब से याद रखना है। ओके, एक थियोरेटिकल आंसर अगर आ गया एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, तो अपने सारे पॉइंट आएंगे। लेकिन याद रखना इस आंसर का केस स्टडी बेस भी आएगा। केस स्टडी बेस मेरे को खत्म करने दो, फिर मैं समझाता हूं। तो पहला पॉइंट, ओके, रीड मारिए। ओके, और ये देखिए, ये आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया हुआ है। ओके, सो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा सबसे पहला। और इसका केस लॉ वैसे क्या बनता है? बेल्फर वर्सेस वेल्फर, याद है ना मालिक? बस वही पॉइंट है। ओके, याद है पार्टी वाला क्वेश्चन अपन ने किया था? ओके, उसने वैलिड ऑफर थोड़ा ना दिया, उसने वैलिड ऑफर थोड़ा ना दिया बर्थडे पार्टी में बुला के। ओके, पर बर्थडे पार्टी में मैंने बोला था, याद है तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या वो वैलिड ऑफर रहेगा? यस, क्योंकि लीगल रिलेशन माइंड हो रहा था उसमें। पढ़िए पढ़िए। It must be capable of creating legal relations. Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. ये याद रखना, giving rise to legal relationship. If offer does not intend to give legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer in the eye of law. बढ़िया। अ सोशल इन्विटेशन, एक लाइन ये मेरे ख्याल से समझ में आया, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड। तो शादी में बुलाया गया था, बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था, तूने हाँ बोला और तू नहीं गया बाद में, और वो जो खाने का खर्चा हुआ रहेगा वो तेरे से वसूल कर सकते हैं क्या? नहीं। एवरीबडी क्लियर? बस ये है। और अगर आप एग्जाम्पल देखो, मस्त एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है जो आपका क्वेश्चन है। A invited B on his birthday party. B accepted the proposal, but when B reached the venue, he found that A was not there. He filed a suit against A for recovery of traveling expenses incurred by him to join the birthday party. Held such invitation do not create legal relation. It is a social activity. Hence, B could not succeed. बात खत्म है। याद है? बस ये उल्टा भी हो सकता है क्या? मैंने तुझे बुलाया और तू आया नहीं, तो मेरा जो खर्चा हुआ उसका रिकवरी करने के लिए तेरे पे केस कर सकता हूँ। यस, पर आंसर सेम रहेगा। लीगल रिलेशन का पॉइंट। भारत माता की जय। झेपा मालिक? ठीक है। सेकंड वाला पढ़ के बताओ मेरे को, बताओ इसका एग्जांपल क्या था। पर हेड पॉइंट पढ़ के बताओ, नीचे का मत पढ़ो, एग्जांपल नहीं, हेड पॉइंट पढ़ के बताओ। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। वेग को बाद में बताता हूं, मतलब सर्टेन होना चाहिए। एग्जांपल ऑयल। ओके, आपने मुझे क्या बोला, मेरे पास मैं अलग अलग प्रकार के ऑयल भेजता हूं, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। आपने बोला मुझे 1000 लीटर ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल बताया क्या? तो क्या ऑफर सर्टन है क्या? नहीं है, ऑफर अनसर्टन है। ओके, अनसर्टन, डेफिनेट नहीं है, वेग है। ओके, वेग मतलब क्या सर? जो अनसर्टेनिटी होती है, ओके, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं वेग। तो भाई ऑफर कैसा होना चाहिए? क्लियर या अनक्लियर? क्लियर। पढ़िए। If the terms of offer are vague or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relationship. भले मैंने बोला तेरे को तेल बेच दूंगा मैं तेरे को, लेकिन इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि तूने जो ऑफर दिया था वो कौन सा ऑफर था? अनसर्टन। क्या आपको ये आंसर समानताएं मिल रही है सेक्शन 10 से? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट याद आया क्या? कितने थे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 6 + 5 याद है? 6 पहले बता कौन से 6? सबसे पहले नोट्स में नहीं, वापस सीधा दिमाग में। 6 पहला कौन सा? सबसे पहले क्या चाहिए? एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या चाहिए?
फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। याद है 6 पॉइंट। उसके अलावा और कुछ 5 पॉइंट थे, पर लेकिन लॉजिकली 6 पॉइंट में देखो ना। ओके, अगर टेक्निकली देखोगे फ्री कंसेंट नहीं है जब ऐसा होता है तो। फ्री कंसेंट नहीं है ना, क्योंकि फ्री कंसेंट मतलब तू जो सोच रहा है मैं जो सोच रहा हूं वो अलग अलग है, जबकि अपन दोनों ने कैसे सोच रखनी चाहिए थे, एक जैसी। तो भाई साहब भारत माता की झेप आ गया इधर तक, इधर तो कोई दिक्कत नहीं मालिक। तो अब मैं बाद में सवाल पूछूंगा वो कब लिखना है, ये कब लिखना है। मेरा सवाल यही है, मतलब अभी मैं सारे पॉइंट खत्म करने के बाद मैं आपको बोलूंगा ये कब लिखना है ना वो कब लिखना है, क्योंकि आंसर तो सेम है, आंसर तो सेम है भाई। ओके, अगर आप देखोगे इधर भी, अच्छा एक पहले ही क्लियर कर दो मेरे को, आप बताओ। ओके, ये दिखा इट मस्ट बी क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप, ये समझा क्या? अब वो पहले वाले पेज पे आओ जिधर बेलफर वर्सेस बेलफर है, ये पेज पे आओ। कौन सा वाला पेज? 2.6, जहां पर बेलफर वर्सेस बेलफर है, ये देखो ये वाला 2.6 पे देखिए, पार्टीज मस्ट क्रिएट इंटेंट लीगल ऑब्लिगेशंस। मान लीजिए समझा क्या? तब मेरा क्वेश्चन है ये कब लिखना है ना वो कब लिखना है, ये दो अलग अलग कैसे है? परफेक्ट। अगर ऑफर का क्वेश्चन में सिर्फ ऑफर के ऊपर बात कर रहे हैं वो वाला आंसर, और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं तब जाके आप सेक्शन 10 का जिक्र करोगे। ऑफर में सेक्शन 10 कोई नहीं लिखेगा। अब मेरे को बताओ सेक्शन 10 के हिसाब से फ्री कंसेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन भाई यार वो कंटेक्स्ट, ऑफर के कंटेक्स्ट में आप नहीं लिखोगे, ऑफर का एक जेनरिक आंसर दिया हुआ है। एंड देखो ना, मतलब जैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, तो एग्रीमेंट में 2 चीज होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जैसा एग्रीमेंट होना चाहिए वैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों भी तो होने चाहिए। दोनों में से एक भी पंचायती कुछ हुई तो बैठेगा ही नहीं ना। दोनों में से अगर एक भी कुछ कम है तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो एसेंशियल ऑफ एग्रीमेंट ही तो मिसिंग है। इसीलिए आपका दूसरा पॉइंट भी आपका सिमिलर 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 सिमिलर। तो पहला पॉइंट, ऑफर कैसा होना चाहिए? अच्छा, वैलिड ऑफर कैसा होना चाहिए? पहला कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए या जनरल होना चाहिए? लीगल। दूसरा, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए? सर्टन। वेग और नॉट वेग? नॉट वेग, नॉट वेग। वेग मतलब सही नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत भरी पड़ी है। डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ऑफर किसको दिया? नाम उस बंदे का, ऑफर देने मैं जिसको दिया उसको ऑफरी। ओके, क्या वो ऑफरी को मैं ऑफर बरोबर एक्सप्रेस करके बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अगर मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूं, मेरे मन में रखता हूं मैंने ऑफर दिया है, ऐसा ऑफर माना जाएगा क्या? ओके, और सामने वाला उसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट। तब जाके ऑफर एक्सेप्टेंस की कहानी होगी। तीसरा पॉइंट पड़ा, थर्ड पॉइंट 5-6 पॉइंट, थोड़ी सी पॉइंट। थर्ड, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर सेज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू होम? ऑफरी। बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ओके, ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, केस स्टडी जो दे रहा हूं, गौरी दत्ता वाला केस स्टडी जो अपन पढ़ने वाले अभी, ये आपको एक्सेप्टेंस में भी सिमिलर मिलेगा, तो उसको सुन लीजिए। क्योंकि देखो, ऑफर कम्युनिकेट हुआ तो ही तू एक्सेप्टेंस दे सकेगा। ओके, समझ रहे? मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफर मैंने तुझे कम्युनिकेट किया तो ही तू मुझे क्या दे पाएगा? एक्सेप्टेंस। अगर मेरे ऑफर मेरी आत्मा में है, तेरे को मालूम ही नहीं ऑफर है, तो एक्सेप्टेंस किसको देगा? तो थोड़ा बोलेगा तुम्हारी आत्मा की गवाही मैंने सुनी थी, मेरी आत्मा की आवाज, तेरी आत्मा की आवाज को मैंने हाँ बोला था। बे चोमो, आधी दुनिया की आत्मा की आवाज से आंसर खत्म हो जाएंगे। समझ रहा? आधे जन की आत्मा की आवाज में इतने सारे ऑफर्स है। यस है इसके, कड़क कड़क यस है इसके आत्मा तो बराबर खतरनाक ऑफर देती होगी। रस्ते में चलते चलते 50 ऑफर ऑफर है और क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक एग्रीमेंट थोड़ा होता है मालिक। तो अब ऑफर की बात करें, एक छोटा सा पॉइंट सुनिए। एक गौरी दत्ता, ओके, उनका कोई नेफ्यू गुम जाता है, खो जाता है, खो गए। ओके, खेलते खेलते चला गया, किधर घूम गया तो उसने उसके नौकर को, लालमन शुक्ला को भेजा ढूंढने के लिए। ओके, जा भाई ढूंढ के ला। ओके, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला। वो निकल गया ढूंढने के लिए।
वो निकलने के बाद उसको, गौरी दत्त को लगा नहीं यार अभी तक नहीं मिल रहा है, तो उसने प्राइज अनाउंस किया कि कोई मेरे बेटे को मतलब नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, मैं 1 लाख रुपए दूंगी वट एवर जो भी। ओके, मैं 1 लाख मेरा एजेंडा बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पर लॉजिक समझ रहे हो ना। तो अब ये ढूंढ के कौन लाता है मालूम है? वो नौकर लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला लेके आया और उसको बाद में मालूम पड़ता है कि प्राइज अनाउंस था। और वो जाता है वापस गौरी दत्ता के पास, बोलता है प्राइज। तो गौरी दत्त बोले किसका प्राइज, कौन सा प्राइज? ओके, तो बोलता भाई मैं ढूंढ के लाया। ओके, तो ऑफर तेरे को दिया था क्या? ऑफर तेरे को कम्युनिकेटेड था क्या? फिर कैसे? और यही चीज तेरे को एक्सेप्टेंस में भी समझनी है। एक्सेप्टेंस कब दे सकता है? जब ऑफर कम्युनिकेटेड होगा। तो एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर बोलता है ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेगा जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं है तो क्या नहीं दे सकता? एक्सेप्टेंस। दोनों आंसर समझ में आया? और दोनों का केस स्टडी एक ही है। कौन सा? नाम क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। झेपा गया आंसर? पहले केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी, फैक्ट्स पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ो। Gauri Datta sent his servant L. Lalamana to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of his announcement. समझ में आया? Okay. Subsequently, when he came to know the reward, he claimed it. Held he was not entitled to the reward as he did not know the offer. भारत माता की जय। जेपा मालिक, क्या समझा आपको इससे? तो इसे क्या होना चाहिए? दो चीज समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट। बिना कम्युनिकेशन के ऑफर नहीं, ऑफर ही नहीं माना। अरे तेरे मन में ऑफर है, मेरे मन में ऑफर है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट होना चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेट हुआ तो कोर्ट में जाके उसका ब्रीच माना जाएगा। मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया, तेरे को बोला ही नहीं ऑफर, तू कैसे जाके कोर्ट में बोल रहे यार यार ये करना चाहिए? तो क्या ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए? यस। दूसरा, एक्सेप्टेंस कब दे सकता है? जब ऑफर कम्युनिकेट होगा। तो मेरे को बता, अगर तेरे को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो क्या एक्सेप्टेंस दे पाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मालिक। तो मेरे भाई और बहनों, समझ में आए क्या पंटर लोग? वो मेरे साउल्स, एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बताओ, पक्का ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए? लॉजिक समझा? कम्युनिकेट कैसे करें? बोल के, खाली बोल के, इंप्लाइड भी ना। हाँ, ध्यान रख। ओके, यानी ऑफर जो कम्युनिकेट होगा वो कम्युनिकेट दो तरीके से हो सकते हैं। मैंने तेरे को बोल के बोला, या एक्शन से भी तो हो सकता है ना मालिक। मेरे को बता, बस में चढ़ गए, बस का टिकट खरीदना पड़ेगा ना भाई। क्या था ऑफर, तूने दिया क्या? बोल के बोला क्या? नहीं। कौन सा था? एक्शंस। तो चाय पीने गया, एक चाय शॉप पे, चाय दे बोला, तो तेरे एक्शन से डिफाइंड है कि भाई तू उसका पे करेगा पैसा। कूली लगेज लेके गया, याद आया एग्जांपल? एक्शन, तूने उसको ले जाने दिया, इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर था कि तूने उसको ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट कर गया। एक्शन से। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कभी भी ऐसा मत बोलना ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए ओरली, रिटन। इट कैन बी विथ एक्शंस आल्सो। तो ऑफर कैन बी कम्युनिकेटेड आइदर, कैसे? 8वां पॉइंट पढ़िए, 8वां पॉइंट, 8 पॉइंट पढ़िए। समझ में आया? ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड ऑफर में बी आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। ओके, एग्जांपल पढ़िए, इजी एग्जांपल है। समझ में आया? इंप्लाइड ऑफर। तो भाई साहब, तो 8वां जो पॉइंट है वो लॉजिकली आप तीसरे के साथ याद रख सकते हो। तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। चौथा पॉइंट, वो कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो मेरे लिए, मेरे को बताओ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। क्या क्या मैंने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बताया? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, मैं वैलिड ऑफर की बात कर रहा हूं, मैं वैलिड ऑफर की बात कर रहा हूं। तोड़ याद रखने का भाई साहब, मैं क्वेश्चन बाद में अपडेट करता। पहला पॉइंट, वैलिड ऑफर की पहली रिक्वायरमेंट, लीगल ऑब्लिगेशंस होना वाला चाहिए। आत्मा क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्या करना चाहिए? हाँ, सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए। सर्टन, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट। ओके, वेग और नॉट वेग? नॉट वेग, नॉट वेग। हाँ, ठीक है। तीसरा सिनेरियो, सोच समझ के बता। ओके, तो ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। और इसकी वजह से तेरा चौथा पॉइंट आ जाता है, कम्युनिकेशन कैसा होगा?
एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए था। चारों पक्का झेपा। अच्छा, सवाल क्या पढ़ रहे हैं अपन? एसेंशियल्स ऑफ व्हाट? वैलिड ऑफर। एसेंशियल गया तेरे ने, ऑफर वैलिड है कि नहीं ये देखने की क्राइटेरिया है। अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो क्या नहीं हो सकता? वैलिड ऑफर नहीं होगा तो कोर्ट का केस नहीं होगा, तो सामने वाला हारेगा जिसने केस किया। समझा? मैंने तो ऑफर नहीं दिया था। मैंने अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया है तो तुम मुझ पर केस कैसे कर सकते हो? तो ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का लॉजिक बेटा ठीक है, ओके। एक जो कॉन्सेप्ट मैं कल आपको समझा रहा था, एक चीज होती है जो ऑफर के पहले आती है, उसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। सुनिए मेरी बात एकदम अच्छे से। जब मैं इनविटेशन टू ऑफर बोलता हूं तो इट इज प्रीसीडिंग टास्क ऑफ ए बिफोर एन ऑफर। देखो सर, मुझे ऑफर है ये मुझे कैसे समझेगा, या इनविटेशन टू ऑफर है ये समझेगा कैसे? देखो, ऑफर का डेफिनेशन बताओ। ऑफर का डेफिनेशन क्या था? ऑफर का डेफिनेशन, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज हिज willingness, okay, to do or to abstain from doing something with view to obtain an assent। अगर मैंने तुझे कुछ ऑफर दिया है तो उसमें सामने मुझे एसेंट लेना जरूरी है तेरा, तो ही मैं बोलूंगा ऑफर है। अगर मेरे को तेरा एसेंट नहीं चाहिए, एसेंट नहीं चाहिए, मैंने खाली तेरे को इंफॉर्मेशन दी है, वो ऑफर नहीं होती है। एग्जांपल समझाता हूं, समझाता हूं एग्जांपल, आराम से आराम से। तूने मुझे आके पूछा सर ये जीप कितने में बेचोगे? तुमने आके मुझे क्या पूछा है, ये जीप कितने में बेचोगे? मैंने बोला 50 लाख। ओके, तू निकलता बोले 50 लाख, ये 50 लाख, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा ऑफर। मैं ऑफर नहीं दिया, मैंने तुझे इंफॉर्मेशन दी। आपको समझना जरूरी है। ओके, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और तेरा एसेंट मैं 50 लाख में बेच रहा हूं, तू खरीदेगा क्या बोल, और तू हाँ बोलता है तो एसेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना और एसेंट लेना, इसमें बहुत फर्क होता है। आप थोड़ा टेक्निकली सोचिए। आप दुकान में गए, आपने बोला सर ये पेन कितने का है? उसने बोला 10,000 का। तो क्या ये ऑफर दिया क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन। तू ऑफर देगा, ये मैं 10,000 में खरीदने को रेडी हूं, और वो फिर बोलेगा एक्सेप्टेंस देगा तो वो पेन देगा तेरे को। तो कोई भी चीज दुकान में लटकी होगी, ये क्या होती है? ऑफर होती है, इनविटेशन टू ऑफर होती है। इनविटेशन इंफॉर्मेशन है कि तुम ऑफर दो, कितने में दे रहे हो। आई डोंट थिंक समझ में कुछ आया मालिक? सबके दिमाग में बैठ रहा है ये पॉइंट? तो कभी भी ऑफर में ना, अपने को कैसे समझेगा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसमें सबसे बड़ा फर्क है कि सामने वाले का मुझे क्या चाहिए? एसेंट। इसका भी एक आगे मिलेगा। ओके, लॉजिक एक ऐसा था, एक जन ने पूछा था, ओके एग्जांपल, तुम मुझे आगे पूछ रहे हो क्या तुम्हारे पास एक बॉल पेन है क्या, ये भारी वाला, और अगर है तो तुम कितने में बेचोगे? तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, ओके ये बॉल पेन मेरे पास है और मैं $10 तक बेचता हूं। मैंने थोड़ा ना बोला $10 में तुझे बेचूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने इंफॉर्मेशन दी, दैट्स इट। इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। आई एम इनवाइटिंग यू टू गिव मी एन ऑफर। मैंने बोला 10 रुपए बेचूंगा, तू बोल 15 में खरीदने को रेडी हो, मेरी मर्जी भी देना है कि नहीं देना है। तो ये 5वां पॉइंट। ओके, और मैं जो 5वां बोल रहा हूं, क्यों 5वां बोल रहा हूं मालूम है? चौथा, मैंने 8वां पॉइंट को चौथा बना दिया है। नहीं समझा? समझा? तो अच्छा मेरे को बताओ, वैलिड ऑफर के कितने पॉइंट बढ़ाए मैंने अभी तक? 4। नाम बोल। लीगल, सर्टन, कम्युनिकेटेड। ओके, कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। समझ में आया? 5वां पॉइंट, हमने सामने वाले से क्या लेना जरूरी है? एसेंट। सामने वाले से क्या लेना जरूरी है? एसेंट, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट मतलब हा, तेरी हा चाहिए। आत्मा क्लियर? मेरे ख्याल से समझा क्या मालिक? ये इस कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझा क्या? ये कॉन्सेप्ट में है, और बिना मतलब एसेंट नहीं लेना और तेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, दोनों में डिफरेंस समझा मालिक? बढ़िया गया। It must be made with view to obtaining the assent of other party. Assent of other party. Offer must be made with view to obtaining the assent of other party addressed, and not merely with view to disclose the intention of making offer. ये लाइन समझी क्या? लास्ट लाइन, and not merely with view to disclosing the intention of making offer। मतलब क्या? इन्विटेशन टू ऑफर नहीं दे रहा हूं मैं इन्विटेशन टू ऑफर देना मतलब इंफॉर्मेशन देना। आपने कुछ पूछा, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, ऑफर थोड़ा ना दिया। आपने पूछा तो मैंने इंफॉर्मेशन दी है भाई साहब, मैंने ऑफर थोड़ा ना दिया है। आत्मा झेपा गया? पक्का? ठीक है, 1 मिनट।
ओके, पेज नंबर इस पे जाइए, क्या नाम है, 2.19, उसके नीचे वाले, ये सेकेंड वाला पॉइंट पढ़िए, केस लॉग, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी 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 वर्सेस फेसी। ओके, हार्वी वर्सेस फेसी। इन दिस केस प्राइवी काउंसिल सेकेंडली मतलब क्लियरली, एकदम बहुत अच्छे से पास किया ओपिनियन, explained the distinction between an offer and an invitation to offer। ये केस में प्राइवी काउंसिल मतलब जज, और सेकेंडली मतलब क्लियरली क्लियरली क्लियरली, सेकेंडली बोलते हैं उसको, सेकेंडली क्लियरली मतलब कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं है। इन दिस गिवन केस द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड डिफेंडेंट 2 क्वेश्चंस। अब आपको नया नाम आ रहा है, प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लांटिफ और डिफेंडेंट कौन होता है? प्लांटिफ और डिफेंडेंट, जिसने केस किया वो प्लांटिफ, जो केस फाइट कर रहा है वो डिफेंडेंट। समझ, तुमने मुझ पर केस किया तो मेरे को लीगल लैंग्वेज में कौन बोला जाएगा? डिफेंडेंट। और तुमको क्या बोला जाएगा? प्लांटिफ। तो केस करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांटिफ। और जो अपना बचाव करता है वो, कौन सही है कौन गलत है ये तो जज साहब डिसाइड करेगा, लेकिन हमको लीगल लैंग्वेज बात करते हैं। समझ में आया? तो प्लांटिफ और डिफेंडेंट, ये लॉजिक बैठा मालिक? तो अगर आप बोलोगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ओके, थोड़ा सा नॉलेज लगा के बताइए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, प्लांटिफ कौन था? कार्लिल, बढ़िया। ओके, डिफेंडेंट कौन था? कार्बोलिक स्मोक बॉल। मेरे ख्याल से समझा? प्लांटिफ। तो इधर क्या हुआ, प्लांटिफ ने टेलीग्राम किया किसको? डिफेंडेंट को, और 2 सवाल पूछे। प्लांटिफ ने सवाल पूछे, हाँ 2, विल यू सेल अस बंपर हॉल पेन, यानी आपके पास क्या बंपर हॉल पेन है वो मेरे को बेचोगे क्या? एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, क्या आप हमें बंपर हॉल पेन बेचोगे क्या? और हमें सबसे सस्ता प्राइस बताइए, सबसे सस्ता प्राइस टेलीग्राफ करिए। ठीक है, ये 2 सवाल भेजे, किसने भेजे? प्लांटिफ ने डिफेंडेंट को। अब देखो डिफेंडेंट ने क्या किया। डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट लोएस्ट प्राइस फॉर बंपर हॉल पेन इज पाउंड 900। 900 पाउंड का पेन है भाई, 900 पाउंड का पेन। कौन से साल में की बात चल रही है? 1893 बॉस। ओके, 150 साल पहले 900 पाउंड का पेन था। 900 पाउंड समझ रहे हैं? 90,000। 90,000 कब का? समझ रहे मतलब आप इमेजिन करो ये क्या यूनिक चीज थी। ओके, पेन, ये पेन अपने नॉर्मल पेन नहीं, इनके बंपर हॉल पेन करके कॉन्टेक्स्ट है, तो ठीक है, बट नेवरदलेस एजेंडा समझा? द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बंपर हॉल पेन एट 900। हाउएवर डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस। मना कर दिया वो बेचने से। ओके, अब सवाल उठा, प्लेंटिफ ने केस किया, बोले तूने ऑफर दिया था 900 में, तो डिफेंडेंट बोला मैंने ऑफर नहीं दिया था, तूने पूछी हुई मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। समझ में कुछ आया? तो पढ़ अभी देख, द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट कंटेनिंग दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 एंड देयरफॉर दे आर बाउंड बाय द ऑफर। घंटा। However, the Privy Council did not agree with plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price, but reserved their answer with regard to their willingness to sell.
Okay, thus they made no offer at all. Their lordship held that the mere statement of the lowest price at which vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the प्राइस. भारत माता की जय. समझा मालिक? तो ऑफर जब मैं बोल रहा हूं ऑफर है, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं ऑफर दे रहा हूं, ऑफर जो कम्युनिकेट किया उसका मेन मोटिव होना चाहिए, सामने वाले का एसेंट लेना चाहिए. अगर आप एसेंट लेने का इंटेंशन नहीं रखते हो तो वो ऑफर नहीं होता, फिर वो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर और गिविंग एन इन्फॉर्मेशन. मैं खाली इन्फॉर्मेशन देने जैसे सीमित रख रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ करूंगा नहीं. आत्मा क्लियर? पक्का? आपको एग्जाम्पल समझा ना मालिक? आपको समझा क्या मतलब? आपने मुझे पूछा कुछ और मैंने आंसर दिया, क्या मैंने ऑफर दिया? मैंने सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया, ये ऑफर नहीं होता. तू मुझे आया बोला अमित ये कितने, दुकान है सपोज मेरी दुकान रिमोट की, तूने बोला कितने में बेचोगे, मैंने बोला 10,000. ओके, और तुम मुझे 10,000 दे रहे हो, मैं बोला नहीं बेचने के मेरे को, दुकान में बोल रहा हूँ, दुकान में. ओके, तो बोलेगा ओ भाई ऑफर दिया था. ऑफर था क्या ये? नहीं. तूने इंक्वायरी की कितने में बेचोगे, मैंने बताया, मेरी मर्जी बेचू या नहीं बेचू. मैं बताऊँ ये किसके लिए कैसे होता है, एग्जांपल बोल रहा हूँ. देखो मेरे पास ये रिमोट का एक लास्ट पीस बचा है, मार्केट में न्यूज आ गई रिमोट बहुत तोड़ है, और मेरे फ्रेंड का फोन आता है, प्रशांत सारडा सर. प्रशांत सारडा बोलता है ए भाई अमित वो रिमोट मेरे रख अलग से. मैं बोला ठीक है किसी को बेचूंगा नहीं, तू आ जा. ओके, इतने इसमें ओम आता है. ओम आता है बोलता है रिमोट कितने का, मैं बोला 25,000. तो बोलता है ठीक है 25,000 ले लो देने का. मैं बोला नहीं देता. तो बोलता है अरे ऐसा कैसा, रिमोट देने का, दुकान में रखा है तुमने, दुकान में रखा है, दिख रहा है, पैसे देने को रेडी हूं मैं, फ्री में नहीं मांग रहा, वट है मेरा. मैं बोला जो उखड़ना उखड़ ले, नहीं देता मैं. अब ये किधर जाएगा, कोर्ट. अपने जज साहब आज पीछे चले गए, थोड़े से पीछे हो गया जज साहब. आज सब थोड़े से डर गए, डरे हुए लग रहे, सहमे हुए लग रहे. ओके, डरे हुए सहमे हुए. गाना कुछ गा रहे होंगे, इंकी पिंकी पॉन्की फादर हिज ए डोंकी, डोंकी क्राइड, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पॉन्की, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है. जज साहब, जज साहब कुछ कुछ होता है, इधर हमारा केस लड़ने को टाइम नहीं मिल रहा तुम्हें, कुछ कुछ होता है, इधर केस चल रहा है. जज साहब माँ कसम साला इधर ये क्या तुमको चल रहा है अपना अपना, कुछ कुछ होता है. तो अब जज साहब आज पीछे चले गए. जज साहब को हमने पूछा, जज साहब को बोला जज साहब कैसे ये आ गया जज साहब के पास. जज साहब को बोला भाई रिमोट पड़ा था दे नहीं रहा है. ओके, जज साहब ने बुलाया, अमित क्यों रिमोट नहीं दे रहा है, तूने तो ऑफर दिया था. मैं बोला ऑफर नहीं था, इनविटेशन टू ऑफर था, इन्फॉर्मेशन है, बेचूंगा कि नहीं तुम मुझे ऑफर दो मैं एक्सेप्ट करूंगा. जब तुम मुझे ऑफर दोगे मेरी मर्जी एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, मैं नहीं करना तो नहीं करना, मैंने नहीं किया एक्सेप्ट. तो आप मेरे जो डिस्प्ले में चीजें रखी हुई है इसको गलत इंटरप्रिटेशन मत करो, इसको ऑफर मत समझो. ये सिर्फ क्या है, इनविटेशन टू ऑफर. आप देखा एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर का एक क्राइटेरिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो वापस आते हैं अपने पोजीशनिंग में. तो मेरे को बताओ ये ऑफर काय के लिए चाहिए, ये ऑफर विथ व्यू टू ऑब्टेन, विथ व्यू टू ऑब्टेन क्या बेटा, एसेंट, विथ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट. भारत माता की जय. समझा? एसेंट किसका, ओके, एसेट ऑफ ऑफरी, झेपा मालिक. ओके, इसके लिए जो केस है वो आगे केस काम आएगा, बट टेक्निकली आंसर यही है. तो पांचवें पॉइंट तक कोई दिक्कत मालिक? छठा पॉइंट पांचवें आंसर की पीक वापस मेरे को बता. पांचर का पीक है, इट मे बी कंडीशनल. मेरे को बताओ क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनल? शैम्पू के साथ वाला कंडीशनर नहीं रहे, सॉरी सॉरी पांचर जोक था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. कभी कभी निकलता है पांचर जोक, प्रशांत सर से साथ में रहता हूं मैं, कभी कभी होता है. अभी साथ में कॉफी भी तो थोड़ा सा असर आता ना रे. चेयर्स किया कॉफी को, कॉफी चेयर्स, चेयर्स किया, चेयर्स में जोक आ गया ऐसा नहीं. अपने जोक थोड़े अच्छे होते हैं, प्रशांत सर के भी अच्छे होते, पर क्लास अलग है. जिसको समझा गुड इनफ, नहीं समझा तो ठीक है. प्रशांत सर से मिल ही रहे जोक तो सुन ही रहे होंगे ना, कि नहीं सुन रहे हो? क्या बात कर रहे हो यार, चल रहा सुनाई दे रहा, आवाज आ रही है ना, जोक जोक कसम. तो कंडीशनल, कंडीशनल सॉरी, ऑफर में भी कंडीशनल. मैं जीप बेच रहा हूं कितने में,
50 लाख। कंडीशन ये है कि आप मुझे सिर्फ कैश दोगे। कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, याद है? स्मोक बॉल ऐसे किधर भी डालने का, गर्म पानी में डाल के सूंघना था। गर्म पानी में क्या था वो? कंडीशंस। ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी। इमेजिन कर, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा और मेरे को बता, मेरे को समझा ये आंसर क्या है। मैंने बोला गाड़ी बेचूंगा मैं 50 लाख में, ये बोलता है मुझे, मैंने ऑफर दिया ना 50 लाख में, मैंने और कुछ कंडीशन डाली ही नहीं। ये बोलता है मैं गाड़ी खरीदने को रेडी हूं 50 लाख में, लेकिन 50 लाख में सिर्फ कैश दूंगा। 50 लाख में सिर्फ क्या दूंगा? तो मेरे को बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस होएगा? देखो समझो समझो समझो, देखो ऑफर देने वाला कंडीशन डाल सकता है, एक्सेप्ट करने वाला कभी कंडीशन नहीं डाल सकता। तो इसने कुछ कंडीशन डाली तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हुआ, समझ में आया? ये काउंटर ऑफर हो गया ना। उसने अभी कंडीशन डाल दी, तो जो उसका एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ऑफर है, तो ओरिजिनल ऑफर खत्म। तो एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल? नो। ये याद रखना, व्हाट कैन बी कंडीशन? ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर, अगर आपने एक्सेप्टेंस को कंडीशन बना दिया तो एक्सेप्टेंस क्या बन गया? काउंटर ऑफर। एक्सेप्ट कुछ केस में हो सकता है, कुछ केस में हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मैं गाड़ी बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं? 50 लाख। ये बोल रहा मैं खरीदने को रेडी हूं, ओके, लेकिन मेरे को आरसी बुक तेरे नाम पे कि नहीं ये देखनी है। अब मेरे को बताओ, ये रिलेटेड कंडीशन है ना, ये कंडीशन चलेगी, पर ये कुछ नई कंडीशन, अलग से कंडीशन नहीं डाल सकता। तो एक आंसर याद रखना है एक्सेप्टेंस में। देख एक्सेप्टेंस के 2-3 आंसर खत्म होंगे तेरे। पहला पॉइंट मेरे को बता, एक्सेप्टेंस किसने करना चाहिए? जिसको ऑफर दिया है। पढ़ा ना? कौन सा वाला सर? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अगर तेरे को ऑफर ही नहीं मालूम है तो एक्सेप्टेंस कैसे कर रहा है? और दूसरा मैंने अभी ये बताया कि क्या कंडीशनल हो सकता है, ऑफर या एक्सेप्टेंस? ऑफर, एक्सेप्टेंस कंडीशनल। तो मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं तो तुम्हें कंडीशन डाल सकता हूं? यस, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। और आपने टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई किया तो क्या होगा? काउंटर ऑफर। मतलब तुमने नया ऑफर दिया, अब मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, मतलब कंडीशन निकाल के। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? आई डू थिंक लॉजिक बैठा? तो ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल। एवरीबॉडी क्लियर? मैं गाड़ी बेच रहा हूं 50 लाख में, 7 दिन में तूने आंसर नहीं दिया तो मैं मानूंगा तूने खरीद ली। समझने की कोशिश कर एकदम आराम से। मैंने ऑफर दिया तेरे को, क्या दिया ऑफर? क्या दिया ऑफर? गाड़ी कितने में? और 7 दिन में तेरा हां ना नहीं आया, मैं मानूंगा तूने हां कर दी। इमेजिन करो, ओके, समझ रहे? ये कितना खतरनाक है। तेरा हाँ नहीं आया तो मैं तेरा ना नहीं आया तो मैं मानूंगा हाँ है। तेरा ना नहीं आई तो मेरा हाँ, मतलब मैं इमेजिन करूंगा हाँ है। ऐसा हो नहीं सकता, ऑफर ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये चीज के लिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है पर बहुत समझदारी वाला पॉइंट है। अगर मैंने किसी को ऑफर दिया, ओके, और मैंने बोला 7 दिन में रिस्पॉन्ड कर, कितने दिन में रिस्पॉन्ड कर? 7, ओके। अब मेरे को बताओ 7 दिन में तू या तो हाँ बोलेगा नहीं तो ना बोलेगा, पर तू चुप भी तो रह सकता है। तू हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है, मेरे को बता तू चुप है, इसका मतलब तेरा क्या है, इंटेंशन क्या है? नहीं है, यही है ना। मैं इस ना को हाँ में कन्वर्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? यानी मैं नहीं बोल सकता 7 दिन में तूने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हाँ मानूंगा मैं तेरे हाँ या ना, ओके, कम्युनिकेट होगी। अगर तूने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं ना नहीं समझूंगा, मैं उसको क्या समझूंगा? हाँ। इसको बोलते हैं नॉन कंप्लाइंस। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आराम से समझिए। मेरा पहला क्वेश्चन वापस आंसर दीजिए प्लीज, आराम से। लास्ट आंसर है, ऑलमोस्ट खत्म। ऑफर एंड, ऑफर की कहानी खत्म होने आ गई भाई साहब। और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली बैठ गया भाई, ऑलमोस्ट बेस वही है, बस उसी को अपन चेंज कर रहे हैं एंगल को। तो मेरा पॉइंट एकदम सिंपल, बताइए क्या ऑफर में कंडीशंस हो सकती है? क्या ऑफर में कंडीशंस हो सकती है? क्या एक्सेप्टेंस में कंडीशंस हो सकती है? पक्का ऑफर में कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन? एवरीबॉडी एग्री? एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं हो सकती पर ऑफर में कंडीशन हो सकती है।
पर ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें मैं ये लिखूं कि नॉन कंप्लायंस किया तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा। मेरा पहला पॉइंट वापस आता है। ओके, मेरा क्वेश्चन है ऑफर में कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक्सेप्टेंस में नहीं है, पर ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ, जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो मेरे लिए वो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं है, तेरे को एक्सेप्टेंस करना है, मेरे को एसेंट चाहिए, तेरी नॉन कंप्लायंस नहीं चाहिए। नॉन कंप्लायंस मतलब तू मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मैं हाँ मान लूंगा, समझ रहा है? मेरे को रिस्पॉन्ड करके से भी करके, अरे भाई कार की बात हुई, नहीं करने का, मेरे को नहीं करने का भाई, मेरे को नहीं देने का, तेरे को बताना भी नहीं है, नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है ना? नहीं करने का मालिक, आत्मा क्लियर। हाँ, कैसे मसला पड़ इसका 10 क्या क्या? One cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. आत्मा झेपा क्या? नहीं समझा, आवाज नहीं आ रही, पक्का समझा? तो बता एग्जांपल क्या है, एग्जांपल पढ़। A proposed B to purchase his Android mobile phone for 5,000, and if no reply by him in a week, it would be assumed that B has accepted the proposal. Okay, this would not result into a contract. समझा क्या? ओके, ऐसा है। आप इमेजिन करो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कितनी सारी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। ओके, अगर ये इसका लिटिल मीनिंग लेवे, ए प्रपोज टू बी, और ए प्रपोज टू बी, नॉट आगे का पॉइंट लो, खाली ए ने प्रपोज किया बी को। ओके, आई वांट टू मैरी यू, ऑफर दिया, और बी चुप बैठी। ओके, वी अज्यूम दैट वी आर मैरिड। ओके, समझ में आया? मैं वापस बोल रहा हूं, क्या ऑफर में कंडीशंस एंड टर्म्स हो सकती है? यस, पर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। जिसका क्या बोला? नॉन कंप्लायंस। जिसका नॉन कंप्लायंस को हम क्या मान लेंगे? एक्सेप्टेंस। ये गलत बात है मालिक। आत्मा झेपा क्या? एवरीबॉडी इजी पॉइंट है। मेरे का तो पक्का समझा, सच्ची में बताओ मेरे को, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें? तो मेरा वापस एक सवाल आता है, क्या ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है? एक्सेप्टेंस में नहीं। पर क्या ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी डाल सकते हैं कि जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं, याद रखिए। ओके, अगला पॉइंट तो मेरे ख्याल से आंसर तोड़े। ऑफर कैन बी आइदर जनरल। कौन सा वाला आंसर? कौन सा वाला आंसर? दो आंसर के दो केस स्टडी पढ़े थे इसमें, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड बोल्टन वर्सेस जोन्स। 8 पॉइंट तक खत्म करो बस। 9वां पॉइंट वापस कॉपी पेस्ट, मतलब एग्जांपल्स है वो छोड़ो एक बार के लिए, पर 8 पॉइंट पहले रटो। मेरे को बताइए सबसे पहला, ऑफर कैसा होना चाहिए वैलिड ऑफर के लिए? लीगल ऑब्लिगेशन वाला होना है। सेकंड, ऑफर सर्टन या अनसर्टन? ओके, ऑफर कम्युनिकेटेड और नॉन कम्युनिकेटेड, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, दोनों हो सकते हैं। ओके, ऑफर शुड बी विद द व्यू टू ऑब्टेन एन एसेंट ऑफ फ्री। आत्मा क्लियर? ओके, ऑफर कैन बी विथ कंडीशंस। 7th पॉइंट, ओके, कंडीशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए नॉन कंप्लायंस लीड टू एन एक्सेप्टेंस। ऐसे ऐसा नहीं कारोबार चलेगा मालिक, ऐसा कारोबार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। जेपा मालिक, एवरीबॉडी। एंड 8वां पॉइंट, ऑफर कैसा हो सकता है? जनरल और स्पेसिफिक। भारत माता की जय। अगर आपको समझा होगा तो ये 8 पॉइंट आप याद रखें। 9वां पॉइंट इज ऑलमोस्ट इसी का पॉइंट है मालिक, ये वाला 5वें का। ओके, मैंने क्या बताया था, सामने वाले का एसेंट चाहिए ना मुझे, तो मैं अगर सामने वाले का एसेंट नहीं चाहिए और मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? इन्विटेशन टू ऑफर। अगर आपने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, क्या हुआ ये, ऑफर या इन्विटेशन? इन्विटेशन। तो बस उसको फर्क रखिए। 9th पॉइंट उसी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो 9th पॉइंट पे जाने के पहले इस 8 पॉइंट को दिमाग में रट लो। 8 पॉइंट को पहले रट लो, क्योंकि इसके बाद जो मेरा 9th पॉइंट का डिस्कशन है, ओके, वी विल डिस्कस व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। जो मैंने डिस्कस ही किया है बस वो और एलोबरेटेड वर्जन में पढ़ेंगे मालिक। क्योंकि 9th वाला पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये 9th वाला पॉइंट इज, देखिए, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम mere statement of intention, an invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement। समझ में आया? ये सबसे अलग कैसा है? तो अगला एक पेज पूरा उसी के ऊपर अपनी चर्चा होगी, इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर। दैट्स इट। झिपा
तो पहले मेरे को इसको अच्छे से बताओ, ये आंसर को क्लोज करो, इसके बाद फिर अपन जाते हैं। ओके, मेरा पहला आंसर, मेरे को बताओ व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होना चाहिए, जब भी ऑफर दिया जाएगा तो क्या लेना चाहिए सामने वाले का, एसेंट। अब जब सामने वाले एसेंट चाहिए तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना जरूरी है, ये ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। आराम से बताइए व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। कितने एसेंशियल्स है वैलिड ऑफर के, 8। 9th मत रखिए, 8 ही रखिए, 8 रखिए। 8 पॉइंट क्लियर। 9वां नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं 9वां पर मेरे लिए एक अलग आंसर रखिए। तो पहले 8 पॉइंट याद रखिए। मेरा पहला पॉइंट, ऑफर कैसा होना चाहिए, सोशल या लीगल, लीगल। ओके, ऑफर कैसा होना चाहिए, सर्टन या अनसर्टन, सर्टन। ओके, ऑफर कम्युनिकेट या नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट। ओके, कम्युनिकेट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस और इधर तक क्लियर है। ओके, मुझे ऑफर में सामने वाले से क्या चाहिए, एसेंट। तो क्या सामने वाले को मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता सकता हूं क्या, पर क्या मैं ऐसे नॉन कंप्लायंस करके बता सकता हूं क्या, नॉन कंप्लायंस लेके नहीं। एवरीबॉडी क्लियर, क्लियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफर कैसा होना चाहिए, जनरल और स्पेसिफिक। कैन आई क्लोज दिस पॉइंट, पक्का। ओके, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहला पहला डे वन सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने 2 डिस्कशन किया, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है। ठीक है, ये खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कितने एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, 6 + 5। 5 में मैंने बोला आप लास्ट 3 छोड़ दो, 2 याद रखो। 2 में भी अगर याद होगा तो यही आंसर है, लीगल ऑब्लिगेशन, सोशल और 2 पार्टी। याद आया मालिक। ये होने के बाद अपन आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन देखा मैंने, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने बेसिस थे, 3। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन दूसरा है, बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी। सेकंड बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी कितने थे, 5। वैलिड, वाइड, वाइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। याद आया। 4 बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कौन से, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। याद आया मालिक। एंड लास्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कितने रहेंगे, 2। एक है एग्जीक्यूटेड, एक है एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में 2 है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ये हुआ। ये होने के बाद हम चालू किए थे कल ऑफर। ऑफर में अपने पहला सवाल अपने पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफर आर देयर। कितने प्रकार के ऑफर है, 5। कौन सा ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। इसके बाद अपन ने और एक क्वेश्चन आज ऑफर का किया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। तो वैलिड ऑफर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आराम से 8 पॉइंट। पहला पॉइंट, लीगल ऑब्लिगेशन। सेकंड सिनेरियो क्या था, ये सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन, सर्टन। तीसरा, कम्युनिकेटेड और नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड। एक्सप्रेस, इंप्लाइड। ओके, सामने वाले का क्या चाहिए, एसेंट। ओके, सामने वाले को क्या बताऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन। जिसका क्या नॉन कंप्लायंस हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस हुआ तो एक्सेप्टेंस, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए तूने नॉन कंप्लाई किया तो एक्सेप्टेंस मान लेगा मैं। मतलब तू कब बोलेगी, तू कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगी मेरे लिए ऑफर एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। आत्मा क्लियर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है, जनरल और स्पेसिफिक। आत्मा क्लियर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो रियल, मतलब ऐसा पिक्चर में तू ना बोलेगी तो तेरी नाम में मेरी मतलब हा है। मैं तू देख, मैंने प्रपोज किया, तू हा बोली तो एक्सेप्टेड, तू ना बोली मैं ना को हा समझूंगा, तू कुछ नहीं बोली उसको भी मैं हा समझूंगा। ओके, तू थप्पड़ मार के चली गई मैं तेरे को प्यार समझूंगा, तूने और को दिया मैं इसको हाँ समझूंगा। ये सब क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑफर। समझ में आया, नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। हम इसको एक्सेप्टेंस मान नहीं सकते। भारत माता की जय। जेपा मालिक, ठीक है आगे बढ़े। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर की कहानी है। एक केस अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला, ओके अभी वाला जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, हार्वी, हार्वी वर्सेस पैरसी, पैरसी, वो प्रोनाउंसिएशन मेरे को भूल जाता हूं मैं। हार्वी वर्सेस पैसी, पैसी, पैरसी, हार्वी, हार्वी गया दूसरा जो देता है प्लान तेल लेने गया साला, गेला खड्ड्यात, हार्वी। अब उसमें आपने क्या समझा, एक बॉल पेन के बारे में इंक्वायरी की गई और पूछा गया 2 सवाल। पहला सवाल पूछा गया कि बॉल पेन आप मुझे बेचोगे क्या, और दूसरा सवाल पूछा गया कम से कम प्राइस कितनी होगी। तो आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया और दूसरे सवाल का आपने जवाब दे दिया कम से कम है।
तो हमने ये डिस्कशन किया कि यहाँ पर क्लियर कट था कि सामने वाले ने बताया ही नहीं कि मुझे बेचना है, तो हम कैसे अज्यूम कर लेंगे कि वो बेचना चाहता है। ओके अब इसी चीज के और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल रिकॉल करवाता हूं, कल मैंने दिए हुए थे, आपको रिकॉल करना है। प्रोस्पेक्टस, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? और जब आप प्रोस्पेक्टस फिल करके मुझे पैसे देते हो तो ये क्या होता है? ऑफर। और मैं जब अलॉट करता हूं वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस। अगर ये नहीं होता ना तो मां कसम इमेजिन करो, हर नॉन अलॉटमेंट पे अपने को गाली मिलती। हर नॉन अलॉटमेंट जो भी होता था उसके ऊपर अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट केस ही होता था मालिक। तो नॉन अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट, तो ये चीज इधर समझाई जाती है कि प्रोस्पेक्टस अलग होता है, ऑफर अलग होता है। ओके आपको याद है लिक्विडेटर? याद है कल का नीलामी? मैं ऑक्शनर हूं। ओके ये रूम को ऑक्शन करने के लिए जमा हो रहा हूं मैं, और मैंने सबको आपको इनविटेशन भेजा कि आप आ जाइए, बोली लगाइए। आप आए और मैंने नीलामी कैंसिल कर दी। ओके मैंने सरप्राइज, सरप्राइज तेरी तो लग गई। ऐसा होता है इंस्टीट्यूट भी अपने साथ कभी कभी ऐसे ही करती है। इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में आएगी, फाउंडेशन अपने को एग्जामिनेशन में ऐसा सिलेबस इतना आराम से देती है, फिर बाद में इंटर में आएगा, फिर सरप्राइज तेरी तो लग गई, फिर बाद में फाइनल में आएगा तेरी तो तोड़ लग गई, फिर तो सीए बनेगा, फिर इंस्टीट्यूट बोलेगा तेरी लग गई। ऐसा है, बट इट्स ऑल अबाउट सिलेबस। मैं आपको बता रहा हूँ वापस है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट सिलेबस। जब आप जो फाउंडेशन पढ़ रहे हो, ये फाउंडेशन है ना, चीटी जितना सिलेबस है। चीटी समझ रहे हो? चीटी आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये पूरे सीए का चीटी जितना सिलेबस है। चीटी एंट, इट इज एन एंट। मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन मतलब ऐसा चीटी लोगे, एनालाइज करोगे, ओके या मैन, ओके क्लियर हो। हाँ चार्टर्ड, चार्टर्ड मतलब फाउंडेशन की फीलिंग। जिस दिन अपने को आएगा अपने को लगेगा भाई साहब फाउंडेशन, यस मैन, टन मैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत तोड़ फीलिंग आएगी। जब इंटर में आओगे तो तुमको समझेगा सिलेबस क्या है। इंटर का सिलेबस है हाथी, मतलब समझ रहे? चीटी से सीधा किधर पहुंचा? हाथी। ओके मतलब सिलेबस तो वास्ट है, रिलेटिव वास्ट है, मतलब आप जो पढ़ रहा है ये पॉइंट पे, पर पॉइंट टू बी नोटेड, हाथी है मतलब हाथी ही है, यानी बुक से बाहर कुछ नहीं है। आपने अगर बुक अच्छे से पढ़ ली इंटर की ना, तो इंटर क्लियर है आराम से, बुक से बाहर नहीं है। हाथी सिलेबस ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन बुक का ही है। सीए फाइनल का सिलेबस जो होता है वो होता है जंगल, जो जानवर मिला किस्मत तुम्हारी, और उसमें भी तुम्हारी कौन सी किस्मत होगी भगवान जाने। मतलब तुम साला इंस्टीट्यूट का, मतलब तुम ऐसा निकालोगे, एक आंसर दोगे, वो बोलोगे इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ देती है, और तुम बोलोगे स्टार फिश, इंस्टीट्यूट बोलेगी पोपट जेल फिश। मतलब जो अपना आंसर फाइनल में निकलेगा, यानी फाइनल का सिलेबस बुक से नहीं है, फाइनल का सिलेबस बाहर से है। फाइनल का सिलेबस एकदम स्केप्टिकल सिलेबस है, बहुत जबरदस्त, पर लेकिन आपका एप्लीकेशन है, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क यार। अरे यार तू मतलब यार 150 करोड़ में 4 लाख यार, तो क्या मजा कर रहे हो यार? क्या मजा कर रहे हो यार? 150 करोड़ में तुम 4 लाख लोग में आने वाले, 4 लाख 5 लाख। अब जैसे जैसे अपन भी बढ़ेंगे तो वो मतलब 200 करोड़ तक पहुंचेंगे ना। अपनी अपना आबादी आबादी रुक थोड़ा ना रही है, गवर्नमेंट ने बैन थोड़ा ना किया है, आबादी रुक, अपनी आबादी तो बढ़ी जा रही है। तो 150 करोड़ का भाई 160 करोड़ होगा, 170 करोड़ होगा, तो 4 का 5 लाख होगा। पर 5 लाख मतलब समझ कितना नीश है ये। बस इट्स ऑल अबाउट राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम, राइट फैक्टर, तो पैसा तोड़ है। ओके अगर आप राइट टाइम, राइट फैक्टर, राइट अपॉर्चुनिटी पे नहीं जाते हो तो ये पॉइंट नहीं रहता। तो बहुत बहुत जबरदस्त ये माँ है। इट्स ओनली अबाउट, यानी ये इतना और ऐसा सिलेबस को एक साथ में करना, गवर्न करना, ये कॉन्सेप्ट रहता मालिक। तो इंस्टीट्यूट ने तुम्हें क्या दिया था? ऑफर के इनविटेशन टू ऑफर। तो तुमने क्या किया? एक्सेप्टेंस नहीं किया, गड़बड़ किया ना तूने, गया ना गड़बड़, तूने इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्टेंस कर दिया, तूने ऑफर दिया इंस्टीट्यूट को, समझ में आ रहा है? और इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्टेंस किया। हो सकता है इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट अगर बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं देना है रजिस्ट्रेशन, कर सकता है कैंसिल, और तू उस पर केस भी नहीं कर पाएगा, समझ रहा है? तो अनलेस अनटिल कोई जेन्युइन रीजन ना हो। ओके जेन्युइन रीजन रहा तो तू केस कर सकता है। अब जैसे एक चेन्नई में एक स्टूडेंट थी, ओके जिसने सीए के साथ सीएस की एग्जाम भी दी। आप मालूम है ना, जब सीए कर रहे हो पूरे सीए तक सिर्फ एक ही अलग से कोर्स कर सकते हो,
जब सीए कर रहे हो, सीए की आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसके अलावा और एक कोर्स कोई कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं, यानी टोटल एक टाइम पे जब तक सीए बन रहे हो तब तक कितने कोर्स? दो। दो से ज्यादा करने हैं तो इंस्टीट्यूट की परमिशन लगती है। तो एग्जाम्पल, अभी तुम सीए कर रहे हो तो बीकॉम चल रहा होगा, बीकॉम के साथ आप तीसरा कोर्स नहीं कर सकते कोई। आप बोलोगे मैं सीएस भी कर लेता हूं, सीएस बीकॉम होने के बाद कर, या सीए होने के बाद तो फिर तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीए होने तक साथ में कितने कोर्स? एक एक एक, सीए के साथ में दो, मतलब सीए को मिलाकर। लेकिन आप इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, इंस्टीट्यूट को बोलते हो मेरा बीकॉम मैनेज हो रहा है, मेरा सीए की पढ़ाई मैनेज हो रही है, मैं सीएस भी करना चाहते हो, सीएस भी करना चाहता हूं, तो आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इंस्टीट्यूट को फाइल किया, और इंस्टीट्यूट उसको ओके करती है, और फिर आप वो कोर्स कर सकते हो, फिर आप एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या कर लगी? परमिशन। एक साउथ की लड़की है, ओके, उसने परमिशन ली हुई थी जब वो सीए कर रही थी, आर्टिकलशिप कर रही थी, उसने सीएस की, सीएमए की, सबकी परमिशन ली। सीए बन गई, सीए बनने के बाद मेंबरशिप में उसका नाम नहीं डाल रहे थे, मेंबरशिप मतलब सीए के इंस्टीट्यूट की मेंबर, नाम नहीं डाला जा रहा था, ओके, मना कर दिया इंस्टीट्यूट ने। क्यों मना किया? वाई इंस्टीट्यूट डिनाइड? कि आपने जो दूसरे कोर्सेज किए, तब हम मतलब सीए के साथ दूसरे कोर्सेज क्यों किए? अपने इंस्टीट्यूट का अपना ईगो, बोलते ना, अपने इंस्टीट्यूट का एक अपना तो एक रुतबा रहता ना, तो अपने इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं नहीं भाई, हमारे अलावा दूसरा कोर्स क्यों किया तू, तो फिर हम मेंबरशिप नहीं देंगे तुमको। अपने इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, अपन मेंबरशिप नहीं देगा भाई, मेंबरशिप नहीं देगा। ओके, कोर्ट में गया केस, और अपनी इंस्टीट्यूट हार गई। कोर्ट ने वार्निंग दी अपनी आईसीआई को, ओके, जब तुमने ही परमिशन दी थी कोर्स करने की, तो अभी क्यों रोक रहे हो? वो अगर छुपा के करती, मतलब बिना बताए करती, और आपको मालूम पड़ता, तो फिर आप रजिस्ट्री कर रहे हो, इट्स वैलिड। वैलिड नहीं। और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट को उसको 10,000 देना है, इंस्टीट्यूट को उसको वापस नाम रीइंस्टेट करना है, और रीइंस्टेट 2 साल से करना है, 2 साल के मतलब वो मेंबर है करके, ऐसा। तो ऐसे कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, केस है, पर ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, परमिनेशन कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने आपको जब प्रोस्पेक्टस दिया, तो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोस्पेक्टस दिया ना, फॉर्म दिया ना फाइल करने के लिए, वो प्रोस्पेक्टस क्या ऑफर था क्या? वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। तो आपने वो प्रोस्पेक्टस फिल करके आईसीआई को क्या दिया? ऑफर। और आईसीआई ने आपको एडमिट करके क्या किया? एक्सेप्टेंस। समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, कुछ हो गया मेरे को, हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल में फॉर्म भरना था, हॉस्पिटल ने फॉर्म दिया भरने के लिए, इज दिस ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर, ओके। और मैं बोल रहा हूँ मैं एडमिट होना चाहता हूँ, और हॉस्पिटल मना करती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन हॉस्पिटल डिनाई टू गेट एडमिटेड? यस। अब देखो कितने हॉस्पिटल मना करती है। एग्जाम्पल, कोई रोड का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, वो केस अगर जाता है तो हॉस्पिटल मना करती है। क्यों मना करती है? पुलिस केस है, पुलिस केस का होगा, और या कोई दूसरा हॉस्पिटल, अभी इधर मेरे को मेरे ख्याल से ससुन हॉस्पिटल कोई तो है, जिसमें एक्सीडेंट वगैरह कुछ होते हैं तो उधर ही जाते हैं, ससुन करके ना, मेरे को इधर नहीं मालूम। ओके, ऐसा वो ऐसे अलग अलग केस में वो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोला जाता है। जो भी केस होता है, खतरनाक केस होता है, मर्डर वर्डर जो भी होते हैं, वो सब उधर जाओ। ओके, जो भी ड्रग्स वग्स, बहुत अच्छा मालूम है तेरे को। अच्छा, ड्रग्स, हाँ ड्रग्स, ड्रग्स, हाँ, दामर दम। तो जो मतलब ये मैं आपको समझा रहा था कि अगर हॉस्पिटल ने डिनाई किया, आप उसकी वजह से देखो, हॉस्पिटल को पर एक रिस्पेक्टेबल मतलब ऐसे रिस्पेक्ट की तरह से देखते हैं अपन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखते, ऐसे बिजनेस नहीं देखते। ओके, बट टू द एक्सटेंट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस में ये लॉजिक बैठता ही है मालिक। तो अगर आपने केस किया, अगर हॉस्पिटल ने कुछ मना किया एडमिट करने से, और आपने केस कर दिया, तो भी आप हार जाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल ने ऑफर नहीं दिया था, हॉस्पिटल ने क्या दिया था? इनविटेशन टू ऑफर। और आप जब एडमिट हो रहे हो तो आप ऑफर दे रहे हो, उसके बाद हॉस्पिटल चाहिए तो ले सकती है। सेम लाइक दुकान ना, दुकान का एग्जांपल मैंने क्या दिया, अभी चल नीचे जा तू दुकान है, ओके, तूने बोला वो मेरे को ये खरीदना है, क्या नाम है अपना, क्या खाता है रे तू? वेफर की जगह लेस खाता है क्या? लेस चिप्स खाता है या बालाजी खाता है? वैसे देखिएगा, लेस खाएगा तो हवा ज्यादा खाता है, बालाजी खाएगा तो चिप्स खाता है। ओके, जो भी है देख ले भाई, इंडियन कल्चर के हिसाब से बालाजी बेस्ट है। ओके, बाकी ये तो एकदम भारी रहेगा, एक बड़ा आदमी रहेगा, एकदम हाई क्लास, आई वांट चीज, यू विल ईट लेस मैन। ओके, बट अगर तेरे को मालूम है अपना क्या है, माँ कसम, देखो बालाजी का कॉन्टेक्स्ट भी है, आप बालाजी खोलो, आपको 2-4 चिप्स जले हुए मिलते हैं। उनको मालूम है अपने इंडियन लोग खान आदत है अपने को जले हुए खाने की, अपनी जिंदगी में लेज में देखोगे तो जला हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन चिप्स भी तो कम मिलेगा। ओके, लेकिन चीज का टेस्ट फ्लेवर भारी आएगा, बालाजी में चीज का नहीं आएगा, तेल का आएगा। पर बालाजी का फीलिंग जो देता है
वो कोई नहीं दे सकता बालाजी केस में। तो बालाजी तूने लिया, तू बोला मेरे को बालाजी का पैकेट दो, उसने मना किया नहीं देने का, तू केस कर दिया उस पर, 5 रुपए का बालाजी 50 5। साला मेरे को मना कैसे किया, इसके लिए इस दुकानदार पे केस करते साला। यानी इमेजिन कर तू नीचे जा रहा है और उस दुकानदार पे तू केस कर, उसको बोल रहा है आई विल डू द सेक्शन, आई नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाउ, ओके देयर इज सेक्शन 10। हाँ माँ कसम तू ज्ञान चेप रहा, फिर वो भी ज्ञान चेप रहा, तेरे को पता है ना ये इनविटेशन टू ऑफर है। ओ माय गॉड, ओ या। तो भाई साहब इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों में फर्क समझा मालिक, याद रखना है। तो अपना एक और एक लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पैराग्राफ, इसका एक पहला स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं, उतना उतना क्लोज कर देते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट, ओके पहला लाइन, ओके अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, ये कभी ऑफर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट ये आप वो ओवरऑल आंसर में नहीं रखोगे, कॉन्सेप्ट के लिए रखोगे सब। अभी अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट के लिए पॉइंट। A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is mere statement of intention। अगर विल बनाई होती तो, विल बनाई होती तो एग्रीमेंट हो जाता ना, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता ना। विल किधर बनाई है, मैंने खाली बोला तेरे को कि भाई यार मेरी प्रॉपर्टी का पूरे जायदाद का हिस्सा तेरा, तू खुश हो गया। तेरे को समझना जरूरी है, चोमू बनाया तेरे को, ये जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, ये क्या दिया, इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर। दूसरा an announcement given to announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12 board is not an offer, it is an invitation। अगर आप देखोगे ऐसा मालूम है ना, अनाउंसमेंट होता है 95% के ऊपर जो भी मार्क्स होंगे आप बताइए हम आपको रिवॉर्ड देंगे, पर उनको बताना जरूरी है आपने। अब मेरे को बता, मेरे को 98 मिला होगा, मिला, मैं सपना देख रहा हूं, मेरे 3 अटेम्प्ट के बाद टोटल आता था, ओके लेकिन मेरे को सपोज मिला होगा बाई चांस, मैं 98 मिला और मैं बैठा हूं इधर और मैं सोच रहा हूँ यार उसने तो मतलब मेरे को मालूम ही नहीं था, और भाई ऑफर है वो मेरे को घर पे आएगा, अरे मेरे को उसको जाके बताना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। मालूम है ना म्युनिसिपल, हर लोकल म्युनिसिपल ये लोग अवार्ड फंक्शन रखते हैं, मेरे को तो उनको कैसे मालूम पड़ता है 95% 98 आया, मेरे को बताना पड़ता है, और बताना पड़ता है इज कॉल्ड एन ऑफर, फिर वो रिवॉर्ड देंगे इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। पर वो जब बोलते हैं अनाउंस करते कि हम 95% को अवार्ड देंगे, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। आप आइए, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप आइए ऑफर दीजिए, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल समझा मालिक, नॉलेज पर्पस के लिए लेने का बस, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अपन क्लियर हो चुके हैं मालिक, हार्वे वर्सेस फैशी, फैशी फैशी फैशी, ओके बम्पर हॉल पेन क्लियर मालिक, ठीक है ओके ये वाला लॉजिक। उसके नीचे और एक वापस सेम लिखा था, द अबाउट डिसीजन वाज फॉलोड इन Macpherson versus Apanna, where the owner of the property has said that he would not accept less than £6,000 for it. This statement does not indicate any offer, but indicate only an invitation to offer। ठीक है मालिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। पढ़िए पढ़िए पूरा आंसर। कोटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट इट एज ए ऑफर। समझा क्या मालिक? ये क्या है, इसका एग्जांपल और क्या आ सकता है? मैंने जो एग्जांपल आपको दिए, दुकान में एक पेन लटका हुआ है जिसमें लिखा है 9,000 का है, ओके मैं जाके लेता हूं, वो मना करता है, क्या वो मना कर सकता है? क्योंकि ये पेन क्या था, इनविटेशन टू ऑफर, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। समझा क्या मालिक? The price list of good does not constitute an offer for sale of certain goods on listed prices. It is an invitation to offer. समझ में आया मालिक? चौथा पॉइंट देख पढ़ा, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, दोनों अलग है। इन केस एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, रेदर इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। तो मैंने जब इन्विटेशन दिया तुझे, तो क्या मैंने ऑफर किया, या मैं चाह रहा हूं तू ऑफर देवे मुझे? मैं चाह रहा हूं कि तू मुझे ऑफर देवे। आत्मा क्लियर? His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into a with him subject to final terms and condition। जब मैंने गुड लटकाया था पेन, तो मैंने दुनिया को इन्विटेशन दिया। मैं चाहता हूं कोई आके मुझे बतावे, ऑफर देवे। एग्जांपल ये आती है, बोलते भाई 12,000 में खरीदने को रेडी हो, इतने में ये आता है बोलते 15,000, मैं इसको दे दिया। ये बोल रही भाई यार ऐसे कैसे किया? मैंने तो, तूने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्टेंस किया। ये एक्सेप्टेंस नहीं था,
तूने जो दिया ऑफर है, तूने ऑफर 12,000 का दिया, इसने ऑफर 14,000 का 15,000 का दिया, मैं तो ये एक्सेप्ट करूंगा। झेपा मालिक। ठीक है, देखो ये पढ़ो इसके अंदर, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय, याद आया क्या एग्जांपल, इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट मियरली इनवाइट्स ऑफर बिड्स मेड एट ऑक्शन। ये पैराग्राफ पढ़ो, हैरिस वर्सेस निकलसन, हैरिस वर्सेस निकलसन। समझ में आया? कल समझा था मैंने एग्जांपल। नीलामी में तुम आए क्या, मैंने ऑफर दिया था क्या, मैंने इनविटेशन दिया था। तुम जब बोली लगाओगे ऑफर होगा, और वो बोली को जब मैं 3 हथौड़े मारूंगा, 3 हथौड़े मतलब हथौड़ा एक 3 बार, मालूम है ना, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 11 लाख 11 लाख 1। आईपीएल में क्या हो रहा था, आईपीएल में तो यही हुआ ना, है ना, आईपीएल में तो ये तो हो रहा है, कौन कितना कितना जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है। इधर अपना बेचारा रिंकू सिंह 50 लाख में अटक गया। ठीक है, जिसको आईपीएल में नहीं मालूम इंटरेस्ट, ठीक है, बट ऐसे ही हो रहा है इन्विटेशन का पॉइंट। ओके, तो भारत माता की जय, लॉजिक समझेगा मालिक। अगला नीचे पढ़ो एक बार, सिमिलरली प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनीज ओनली एंड टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। झेपा क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, शेयर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, अपन चैप्टर वो एक कंपनी एक्ट वाला चैप्टर देखेंगे उसमें। तो मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, वो ठीक है, 10th वाला पॉइंट वो अपन क्लोज कर दिए। ओके, अब ये इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर का पॉइंट है। ओके, इसके ऊपर अपन कल चर्चा करते हैं, मतलब ये पढ़ लिया, बस इसको पढ़ना है अपन को। तो कल इसको क्लोज करेंगे और एक्सेप्टेंस को क्लोज करेंगे। तो कल अपना क्या क्या खत्म होगा, यूनिट 1 का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्सेप्ट मालूम है ना, फिर ऑफर, ऑफर के मैंने 3 सवाल करे हैं। पहला, ऑफर के प्रकार बताइए, फिर वैलिड ऑफर बताइए, और ऑफर इनविटेशन टू ऑफर कैसे अलग होता है, जिसमें केस लॉ भी अपन ने देखा, यही वापस रिपीट वही है, उसका डिफरेंस बिटवीन एक डिस्कशन पॉइंट है। फिर हम एक्सेप्टेंस को देखेंगे, एक्सेप्टेंस का एक ही सवाल एक ही जवाब, जिसमें से ऑलमोस्ट तू मोटा मोटी आंसर रेडी है तेरे पास। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखना होगा, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। क्या ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए वैसे, हाँ, क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, यस। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये ध्यान रखना, मतलब आप ऐसे मत बोलना बोल के ही चाहिए, एक्शन से भी। कम्युनिकेशन 3 तरह के पकड़ो दिमाग में, एक तो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओके, एक तो है फोन का कम्युनिकेशन, और एक है लेटर। लेटर बोलो, ईमेल बोलो। लेटर जब मैं बोल रहा था, ईमेल आ गया उसके अंदर, मैंने तुझे ऑफर दिया, तूने एक्सेप्ट किया, यहां पर है ना रिवोकेशन का ऑप्शन ही नहीं बचता। रिवोक करना मतलब क्या करना, रिवोक मतलब सुना है, रिवोक वर्ड, वापस ले लेना, मौत को छू के वापस आ गया तू, सुना है ना, मौत को छू के वापस आता है, मालूम है ना, वो देखा है कि नहीं। तो वही मैंने ऑफर दिया, तूने एक्सेप्टेंस के पहले वापस ले लिया। मैं जीप बेच रहा हूं 50 लाख, तू हाँ बोल रहा है उसके पहले हाँ ले लिया, नहीं बेच रहा हूं, रिवोक। ओके, तो फेस टू फेस में ना रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तू हाँ बोल रहा है उसके पहले तक लेना बहुत मुश्किल है ना मालिक। ओके, टेलीफोन में भी बहुत मुश्किल होगा, टेलीफोन में मैंने तेरे को ऑफर दिया, गाड़ी खरीद रहा क्या, तूने बोला हाँ, खत्म। लेकिन अगर टेलीफोन पे मैंने प्रशांत सर को फोन किया था, प्रशांत सर की वाइफ ने फोन उठाया, याद आया, अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस किया तो चलेगा क्या, नहीं, एक्सेप्टेंस किसने करना चाहिए, जिसको ऑफर दिया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट रहता है, पर सबसे बड़ा पॉइंट मालूम है किसमें, लेटर, पोस्ट कुरियर। कुरियर कब मिलता है, इमीडिएट मिलता है या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, कोई कोई अदर सिटी रही तो 7-7 दिन जाते हैं। मैंने ऑफर दिया था 10 तारीख को, तेरे को लेटर ही मिला 17 तारीख को, समझा, तो इतना टाइम है ना रिवोक करने का, इसके ऊपर चर्चा रही है। तो कल और परसों अपन इस चीज को क्लोज करेंगे मालिक। सी यू टुमारो, हस्ता ला वेस्ता, भारत माता की जय, तोड़ मैन।